हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद फन। आज हम करेंगे 7th क्लास की हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर न्यू किंग्स एंड किंगडम। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि 7th सेंचुरी के बाद कौन सी डायनेस्टीज आई। चलिए देखते हैं। सेवेंथ सेंचुरी में अनेक डायनेस्टी उभर कर सामने आई। डायनेस्टी का क्या मतलब होता है? डायनेस्टी का मतलब होता है साम्राज्य। चलिए इस मैप से समझते हैं। ये जो हमारा साउथ इंडिया है, इसमें हम देख सकते हैं कि कौन सी डायनेस्टीज हैं। चेराज, चोलाज एंड पांड्याज। और इनके बिल्कुल ऊपर कौन सी डायनेस्टी है? राष्ट्रकूटाज। और ये जो हमारा वेस्ट बंगाल वाला रीजन है, इसमें कौन सी डायनेस्टी है? पाल डायनेस्टी। और ये जो एमपी एंड गुजरात वाला रीजन है, इसमें कौन सी डायनेस्टी थी? गुजर प्रतिहार, चंदेल डायनेस्टी एंड चाहमनाज, जिसको बाद में चौहान कहा गया, यानी कि चौहान डायनेस्टी। तो 7th और 12th सेंचुरी यानी कि 7वीं और 12वीं सेंचुरी के बीच इन सभी डायनेस्टीज ने हमारे कंटिनेंट पर राज किया। चलिए अब देखते हैं एमरजेंस ऑफ डायनेस्टीज, यानी कि ये डायनेस्टीज कैसे कैसे उभरी, किस प्रकार सामने आई। तो उस समय पर अलग अलग क्षेत्र में बड़े बड़े लैंडलॉर्ड हुआ करते थे और बहुत बड़े बड़े योद्धा हुआ करते थे, और ये अलग अलग क्षेत्रों में फैले हुए थे और ये राजा के लिए काम करते थे। राजा इनको सबॉर्डिनेट या फिर सामंत कहते थे, यानी कि ये किंग इनको सामंत मानते थे और ये सामंत से ये उम्मीद भी रखते थे कि ये उनके लिए गिफ्ट लेकर आए, ये उन्हें कोई तोहफा दे, और चाहते थे कि वह उनके कोर्ट में भी प्रेजेंट रहे और उनको मिलिट्री सपोर्ट देने की, उस युद्ध में उनकी सहायता करे। तो सामंत क्या होते थे? बड़े बड़े लैंडलॉर्ड होते थे, जमींदार होते थे, जो राजा के लिए काम करते थे और राजा उनको अपना सबॉर्डिनेट या फिर सामंत मानते थे। आगे देखते हैं। जो ये सामंत होते थे ये बहुत कमजोर होते थे तभी तो ये राजा के अंडर काम करते थे। और जब इन सामंत को पावर मिल जाती थी या फिर ये बहुत अमीर हो जाते थे, धनी हो जाते थे, तो ये अपने आप को महासामंत और महामंडलेश्वर घोषित कर देते थे। अपने आप को महासामंत घोषित करते थे, महासामंत या फिर महामंडलेश्वर। इसका क्या मतलब होता है? द ग्रेट लॉर्ड ऑफ ए रीजन, यानी कि कुछ क्षेत्र का बड़ा राजा, ये अपने आप को घोषित कर देते थे। और कई बार ऐसा होता था कि वह जिस राजा के अंडर काम करते थे उनसे अपनी इंडिपेंडेंस ले लेते, यानी कि उनसे आज़ाद हो जाते थे और अपना एक अलग डायनेस्टी स्थापित करते थे। अब देखते हैं राष्ट्रकूटाज इन दक्कन। ये जो राष्ट्रकूटाज हैं यह भी एक सामंत थे। यह कौन सी राजा के लिए काम करते थे? यह चालुक्य डायनेस्टी के लिए काम करते थे, जो कि उस समय पर कर्नाटका में अपना राज कर रही थी। तो ये चालुक्य डायनेस्टी के अंडर काम करते थे, लेकिन 8वीं सेंचुरी में दंती दुर्ग नाम के एक व्यक्ति ने, जो कि राष्ट्रकूटाज का चीफ था, उसने क्या किया? जिसके अंडर वो काम करते थे चालुक्य किंग को, उसको ओवरथ्रो कर दिया और अपना राज स्थापित किया। और उन्होंने एक रिचुअल परफॉर्म किया, हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ क्या होता है ये देखते हैं। ऐसे माना जाता है कि जो हिरण्यगर्भ होता है उसका मतलब होता है द गोल्डन वोम, सोने की कोख। यह माना जाता है कि जो व्यक्ति जन्म से क्षत्रिय नहीं है, अगर वह इस रिचुअल को परफॉर्म कर लेता है, इस यज्ञ को परफॉर्म करता है, तो वह क्षत्रिय बन जाता है, यानी कि उसका फिर से रीबर्थ होता है एज ए क्षत्रिय। और यह किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता था? ब्राह्मणाज के द्वारा। और उस समय पर राजा बनने के लिए यह इंपॉर्टेंट था कि वह क्षत्रिय हो, और इस रिचुअल को परफॉर्म करने के बाद ऐसा माना जाता था कि वह क्षत्रिय बन गया, चाहे बेशक वो जन्म से क्षत्रिय ना हो। चलिए आगे देखते हैं। कदम, मयूर शर्मन और जो गुजर प्रतिहार डायनेस्टी के राजा थे हरिश्चंद्र, वो क्या थे? ब्राह्मणाज थे। उन्होंने अपने जो उनका ट्रेडिशन था, यानी कि ब्राह्मणाज क्या करते हैं? पूजा पाठ करते हैं, उनको उन्होंने उस प्रोफेशन को छोड़ दिया और उन्होंने हथियार उठा लिए और अपना एक अलग साम्राज्य स्थापित किया। कहाँ पर? कर्नाटका एंड राजस्थान। इस मैप से देखिए, ये जो डायनेस्टी दिखाई दे रही है आपको, कदम्ब डायनेस्टी, बिल्कुल साउथ में ऑरेंज रीजन में, ये कौन सी डायनेस्टी है? कदम्ब। ये किसने स्थापित की थी? कदम मयूर शर्मन ने कदम डायनेस्टी स्थापित की कर्नाटका में। और ये जो दूसरा मैप है, इसमें गुर्जर प्रतिहार की डायनेस्टी दिखाई गई है, जो कि थी राजस्थान में। किसने स्थापित की थी? राजा हरिश्चंद्र ने। चलिए अब देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स, यानी कि जो साम्राज्य था उसमें किस प्रकार से कार्य किए जाते थे, किस प्रकार से प्रशासनिक कार्य को किया जाता था। उस समय पर जो राजा हुआ करते थे वह बड़े बड़े टाइटल ले लेते थे। क्या क्या टाइटल लेते थे? जैसे कि महाराजा धीराज, खुद को महाराजा धीराज कह देते थे, त्रिभुवन चक्रवर्ती, ऐसे बड़े बड़े टाइटल्स ले लेते थे। इनका क्या मतलब है देखते हैं। महाराजा धीराज और
त्रिभुवन चक्रवर्ती। महाराजाधिराज का क्या मतलब है? ग्रेट किंग, ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स। इसका मतलब है महान राजा, ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स, राजाओं के राजा। और त्रिभुवन चक्रवर्ती का क्या मतलब है? लॉर्ड ऑफ थ्री वर्ल्ड्स, 3 वर्ल्ड का राजा, 3 संसारों का राजा। ऐसे बड़े बड़े टाइटल्स राजा ले लेते थे। अपने साम्राज्य को चलाने के लिए क्या क्या करते थे देखते हैं। हर कोई राजा चाहता है कि उसका किंगडम ऐसे ही बना रहे, ऐसे ही लंबे समय तक उसका साम्राज्य चलता रहे। इसके लिए क्या करते थे? वो अपनी पावर को शेयर करते थे। किसके साथ? पीजेंट, किसानों के साथ, सामंत, ट्रेडर्स, ब्राह्मणास, इनके साथ वो अपनी पावर शेयर करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि राजा को अपना अंपायर चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, रिसोर्सेज की, तो वो इनसे रिसोर्सेज इकट्ठा करते थे। ये रिसोर्सेज किससे इकट्ठा करते थे? पीजेंट से। पीजेंट्स कौन होते हैं? किसान। यानी कि किसान अपनी फसल उगाता है और फिर उसको बेचकर जो पैसा कमाता है उसमें से कुछ वह अपने राजा को टैक्स के रूप में देता है। यानी कि राजा उससे टैक्स के रूप में कुछ पैसे ले लिया करती थी, रिसोर्स ले लिया करती थी। कैटल कीपर्स क्या होते हैं? यानी कि जो व्यक्ति पशुपालन करता है, यानी कि उसका पशुपालन का काम है, वह अपने पशुओं को बेचकर पैसे कमाता है, तो राजा उससे भी कुछ टैक्स ले लिया करता था, इससे भी उसको राजा को पैसे मिल गए। और आर्टिजन्स होते हैं, वह अपनी आर्ट को बेचकर पैसे कमाता है और कुछ टैक्स के रूप में राजा को कुछ पैसे दे देता है। तो राजा को इस प्रकार से पैसे मिलते थे, यानी कि इस प्रकार से राजा रिसोर्स इकट्ठा करते थे। राजा ये जो पीजेंट्स होते थे इनको मजबूर करते थे, यानी कि उनकी जो पैदावार है उसमें से कुछ भाग वो अपने राजा को टैक्स के रूप में दे, और कभी कभी रेंट के रूप में भी वह पैसे ले लिया करते थे। और जो ये राजा ने रिसोर्स इकट्ठे किए हैं, ये इसका यूज कहाँ करते थे राजा? इसका यूज वो फाइट वॉर्स, यानी कि जब युद्ध होता है उस समय पर भी रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है, तो ये जो रिसोर्सेज राजा इकट्ठा करते थे इसका यूज वो फाइट्स में करते थे। राजा अपने एम्पायर्स को चलाने के लिए रिसोर्सेज का यूज करते थे। क्या क्या करते थे वो देखते हैं। कंस्ट्रक्शंस ऑफ टेम्पल एंड फोर्ट्स, यानी कि मंदिरों का निर्माण करवाते थे और बड़े बड़े किले बनवाते थे। राजा इस प्रकार से रिसोर्सेज का यूज करते थे। जो लोग पीजेंट से यह रेवेन्यू इकट्ठा करते थे वो कौन होते थे? फंक्शनरीज फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज, या तो वे राजा के रिश्तेदार हुआ करते थे, या फिर एक ऐसी फैमिली जिसकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट है, यानी कि सभी लोग उसकी बात मानते हैं। राजा उनसे कहता था कि लोगों से रेवेन्यू इकट्ठा कीजिए। और जो ये रेवेन्यू इकट्ठा करते थे उसकी पोजीशन हेरिडिटरी होती थी। हेरिडिटरी कैसे होती है कि कोई व्यक्ति रेवेन्यू इकट्ठा करता है, टैक्स कलेक्ट करता है लोगों से, अगर उसकी थोड़े दिनों के बाद मृत्यु हो जाती है, यानी कि वो मर जाता है, तो अब कौन टैक्स कलेक्ट करेगा? तो उसका जो व्यक्ति मर गया है उसका बेटा ही टैक्स को कलेक्ट करेगा, इसलिए इसको पोजीशंस वर ऑफन हेरिडिटरी कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं 400 टैक्सेस। उस समय पर जो राजा हुआ करते थे उनके द्वारा अनेक टैक्स लगा दिए जाते थे। और हमें कैसे पता चला कि उस समय पर अनेक टैक्स लगा दिए जाते थे? इंस्क्रिप्शन से। किसकी इंस्क्रिप्शन से? चोलाज की इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि उस समय पर कितने टैक्स लगाए जाते थे। और चोलाज कहाँ रूल करते थे? तमिलनाडु में। इंस्क्रिप्शंस क्या होता है? पहले राजा बड़े बड़े पिलर्स और पत्थर पर कुछ लिखवा देते थे, चाहे अपनी तारीफ लिखवाओ या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखवाओ। इसे हमें ये देखकर पता चला कि उस समय पर 400 टैक्स होते थे, 400 तरह के टैक्स होते थे। अगर उस समय पर लोग अपने घरों की छत बनाते हैं, थिचिंग हाउस, उस पर भी टैक्स होता था। यूजिंग लैडर टू क्लीम पाल्म ट्रीज, यानी कि पेड़ों पर पाल्म ट्री के ऊपर चढ़ने के लिए अगर उसने सीढ़ी का प्रयोग किया है, सीढ़ी का यूज किया है, तो उस पर भी टैक्स होता था। एक्सेस ऑन सक्सेशन टू फैमिली प्रॉपर्टी, यानी कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी उसके फैमिली मेंबर्स यानी कि बेटों में बढ़ जाती है। तो जब उस व्यक्ति के बेटे उस प्रॉपर्टी को लेते थे तो उस समय पर भी एक छोटा सा टैक्स देना होता था। समय के जो मेन टैक्स थे वो थे वेती और कदमाई। अब देखते हैं वेती। वेती क्या होता है? यह एक प्रकार का टैक्स था। ए टैक्स इन द फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर, यानी कि लोगों से जबरदस्ती लेबर के रूप में काम करवाया जाता था। लोगों से जबरदस्ती काम करवाया जाता था टैक्स के रूप में। वेती का क्या मतलब हो गया? टैक्स इन द फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर। और जो दूसरा टैक्स था वो था कदमाई। इसका क्या मतलब है? लैंड रेवेन्यू। अगर आपके पास जमीन है तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना होता था। इसको क्या कहते हैं? कदमाई। तो ये इंपॉर्टेंट टैक्स थे वेती और कदमाई। इनको 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो आप अच्छी तरह से याद कर लेना। चलिए अब देखते हैं प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। प्रशस्तीज क्या होती थी?
प्रशस्तीज कॉपर प्लेट्स होती थी। ये आप देख सकते हैं कॉपर की प्लेट्स हैं, इनको प्रशस्तीज कहा जाता था। इनके ऊपर कुछ लिखा होता था। क्या क्या लिखा होता था? इस पर उस समय का जो राजा हुआ करता था उसकी डिटेल लिखी हुई होती थी, यानी कि वो किस प्रकार काम करता है। और ये जो प्रशस्तीज होती थी कॉपर प्लेट्स पर, ये किसके द्वारा लिखी जाती थी? ब्राह्मणों के द्वारा। कौन सी लैंग्वेज में? संस्कृत लैंग्वेज में। इनको ब्राह्मणों लिखते थे संस्कृत लैंग्वेज में। और जो राजा होते थे वो ब्राह्मणों को प्रशस्तीज लिखने के लिए कहते थे। तो सीधी सी बात है, अगर खुद राजा लिखवाते हैं तो वो अपनी तारीफें लिखवाते होंगे। राजा उन प्रशस्तीज में खुद की तारीफें लिखवाते थे। वो ऐसे लिखवाया जाता था कि वह बड़ा बलवान है, वह बहुत बड़ा योद्धा है, बहुत बड़ा वीर है। वह अपनी तारीफें लिखवाया करते थे प्रशस्तीज में। ब्राह्मण प्रशस्तीज लिखता था, उनको राजा खुश होकर गिफ्ट में क्या देते थे? ग्रांट ऑफ लैंड, यानी कि राजा खुश होकर उनको जमीन दे दिया करते थे ब्राह्मणों को। ब्राह्मणास को लैंड गिफ्ट में देते थे तो उनको कॉपर प्लेट पर रिकॉर्ड करवाते थे, ताकि सबूत हो जाए कि राजा ने ब्राह्मण को इतनी लैंड दी है। कश्मीर क्षेत्र पर जिन जिन राजाओं ने रूल किया उनकी एक पोएम लिखी है। किसने? कल्हण ने। कल्हण पोएट ने उन पर एक पोएम लिखी है। और ये पोएम किस बेस पर लिखी है? इंस्क्रिप्शंस, डॉक्यूमेंट, आई विटनेस एंड अर्लियर हिस्ट्रीज ने यह पोएम इंस्क्रिप्शंस को देखते हुए, डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए और कुछ हिस्ट्रीज अर्लियर और कुछ पहले की हिस्ट्री को देखते हुए ये पोएम लिखी है। ऐसा नहीं है कि जैसे ब्राह्मणों ने प्रशस्तीज पर राजाओं की तारीफ लिख दी थी और बदले में राजा ने गिफ्ट के रूप में उन्हें लैंड दे दी, ऐसा नहीं है। कल्हण ने ये बिल्कुल सच लिखा है। किस बेस पर? इंस्क्रिप्शंस और डॉक्यूमेंट के बेसिस पर। आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको अच्छे से समझ में आया हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के चैप्टर के साथ। धन्यवाद।